हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो की प्रॉब्लम 1.105 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। वन एंड ऑफ एन आयरन चेन इज फिक्स्ड टू अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M इक्वल टू 10 kg and of diameter D capital equal to 0.3 meter. Volume of a sphere is given as capital V equal to 0.0141 meter cube. While the other end is free, यानी चेन का एक एंड तो बांधा गया है स्फीयर में और दूसरा फ्री है। अब सुने, द लेंथ L of the chain of iron is 3 meter and its mass is 9 kg. The sphere with the chain is in a reservoir whose depth is capital H equal to 3 meter. The depth of the center of the sphere at equilibrium is given that the density of iron is 7.85 times than the density of water. यानी डेंसिटी ऑफ आयरन वाटर से 7.85 टाइम्स है। 3 मीटर लंबी आयरन की चेन है, 3 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा कह सकते हैं, 3 मीटर डेप्थ है बर्तन में वाटर की, और एक स्फीयर को इस चेन से बांध दिया गया है और इसे लिक्विड में फ्री कर दिया गया है। अब किस कंडीशन में ये लिक्विड में रहेगा, हमें इक्विलिब्रियम में स्फीयर के सेंटर की डेप्थ बतानी है। डेप्थ को हमेशा टॉप से नापा जाता है, तो हमें टॉप से सेंटर तक की डिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम तैयार करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम एक कैलकुलेशन करेंगे। इस पर ध्यान दें, जो मास गिवन है स्फीयर का वो 10 kg है और वॉल्यूम 0.0141। तो अगर मैं स्फीयर की डेंसिटी कैलकुलेट करूं तो स्फीयर की डेंसिटी कितनी आएगी, पहले इस पे आए, ये आएगी मास अपॉन वॉल्यूम 0.0141 और ये बन जाएगा 40, अगर इसमें लगाऊं मैं, डिवाइडेड बाय 141। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 100 होता तो इसका आंसर 1000 आता, लेकिन ये 141 है, इसका मतलब ये 1000 से लेस। बस यही मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था कि जिस मटेरियल का ये स्फीयर बना है उसकी डेंसिटी कितनी है। ये क्लियर हो चुका है कि वो वाटर से भी कम डेंसिटी वाला सबस्टांस है। तो क्लियर हो जाता है कि अगर इस स्फीयर को फ्री कर दिया गया होता वाटर में तो ये कुछ बाहर कुछ अंदर रह के टॉप पे आके तैरता। यही वजह है आयरन की चेन को इसमें बांधा गया है, जो कि बहुत डेंस मटेरियल है, 7.85 टाइम्स डेंसर है आयरन वाटर के कंपैरेटिवली। ये इंफॉर्मेशन इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो क्लियर है कि आयरन चेन अगर 3 मीटर लंबी है और वेसल में वाटर का लेवल भी 3 मीटर है, तो कुछ चेन इस वेसल के बॉटम पे यानी उसके बेड पे रेस्ट जरूर करेगी। अब ये सभी जानकारियां मिलने के बाद अगर मैं एक डायग्राम क्रिएट करूं इस केस को समझने के लिए, तो कैसे बनेगा वो पिक्चर आप समझें। ये मैं टॉप लेवल मान ले रहा हूं, यहां से x डेप्थ पर मैं उस स्फीयर का सेंटर मान लेता हूं। यहां पर मैंने इस डेप्थ को x माना है और ये आप ध्यान दें, यही हमें कैलकुलेट करना है, हमें x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। और चेन को कुछ इस तरह से मैं इसमें बंधा हुआ दिखा दे रहा हूं। रिमेनिंग चेन यहां पर रेस्ट करेगी, आप समझ सकते हैं, कुछ पार्ट चेन का रेस्ट करेगा। ये बात हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस वेसल में वाटर का टोटल लेवल 3 मीटर है और इस चेन की टोटल लेंथ भी 3 मीटर है। तो क्लियरली अगर ये पूरी चेन वर्टिकल कंडीशन में होती तो फिर इसका ये अर्थ निकलता कि ये स्फीयर वाटर से कंप्लीटली बाहर चला जाता। और आप जानते हैं ये स्थिति नहीं आ सकती क्योंकि चेन की डेंसिटी वाटर से बहुत बहुत ज्यादा है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वाटर में उससे कम डेंसिटी के ऑब्जेक्ट वाटर से बाहर निकल के कुछ अंदर कुछ बाहर इस कंडीशन में तैरते हैं, लेकिन जो डेंसर सबस्टांस होते हैं वो डूब जाते हैं। अगर ये कंप्लीट स्फीयर को हम इस वेसल से बाहर कर देते हैं और 3 मीटर की चेन को 3 मीटर वाटर में वर्टिकल कंडीशन में दिखाते हैं, तो ये डेंसिटी के पॉइंट से गलत इंफॉर्मेशन होगी। सो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है इन दोनों के 3 मीटर होने से कि कुछ पार्ट चेन का बेड पे रेस्ट करेगा। अब ध्यान दें, जो पार्ट चेन का बेड में रेस्ट कर रहा है वो बेड के द्वारा मिलने वाले रिएक्शन से मैनेज कर रहा है अपने को। आप ये समझ सकते हैं कि वेसल के बॉटम से मिलने वाले रिएक्शन के कारण इस पार्ट को इक्विलिब्रियम मिलेगा, यानी जो पार्ट बैठ चुका है इस वेसल के बॉटम में वो इक्विलिब्रियम में होगा, उसको इक्विलिब्रियम में इस वेसल के बॉटम से मिलने वाले नॉर्मल रिएक्शन की मदद से समझाया जा सकेगा। सो इस प्रॉब्लम में हम केवल इस पार्ट पर ही अपने कैलकुलेशन
सॉल्व करेंगे, अपने सभी कैलकुलेशन हम केवल इस पार्ट के लिए रखेंगे जो कि वर्टिकल कंडीशन में है। अगर हम इस केस को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाएंगे तो केवल उस पोर्शन पर लगाएंगे जो वर्टिकल कंडीशन में है। यह बात आप समझ सकते हैं कि जो पोर्शन चेन का बैठ चुका है वो इक्विलिब्रियम गेन कर चुका है और उसके इक्विलिब्रियम में इस बेड से मिलने वाले रिएक्शन का भी हाथ है। अब ध्यान दें, इस वर्टिकल सिस्टम के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के कंसेप्ट से इसमें लगने वाले नेट फोर्स को जीरो होना चाहिए। अब अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को जे कैप से प्रेजेंट करके मैं इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को लिखूं तो वो क्या होंगे, आप ध्यान दें। सबसे पहले बात करते हैं इस स्फीयर की। स्फीयर के वेट को हम लिखेंगे कैपिटल M इंटू जी, और ये डाउनवर्ड है तो मैं इसे माइनस जे कैप से प्रेजेंट करूंगा। इस चेन का जो लेंथ वर्टिकल कंडीशन में है पहले हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डेप्थ x है, इसके डायमीटर को d दिया गया है तो इसकी रेडियस को मैं d/2 मानूंगा। सो इस लेंथ को मैं लिख पाऊंगा h माइनस x माइनस d/2। इस कंप्लीट वेसल में वाटर लेवल को h बताया गया है। सो ये होगा h माइनस x माइनस d/2, और ये गिवन है कि स्मॉल m मास है l लेंथ की चेन का। तो अगर L लेंथ की चेन का मास m है तो इतनी लेंथ के लिए मास को मैं लिखूंगा m अपॉन L इंटू h माइनस x माइनस d/2 इंटू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके अगर मैं माइनस जे वेक्टर लगा दूं तो ये दूसरा फोर्स हो जाएगा जो कि इस वर्टिकल चेन का मास है। अब इस सिस्टम पर डाउन साइड डायरेक्शन में सभी फोर्सेस लिखे जा चुके हैं। अब बारी है अपथ्रस्ट की, अपवर्ड फोर्सेस की। तो इस स्फीयर पर लगने वाले अपथ्रस्ट को हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर। रो डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए मैं सिंबल ले रहा हूं, ध्यान दें, इंटू ग्रेविटी, और इसका डायरेक्शन है जे कैप। इसे मैं ऐड कर रहा हूं इस फोर्स सिस्टम में। एक बात पर आप लोग ध्यान दें कि अपथ्रस्ट की वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड का बना हुआ मान के लिखी जा सकती है। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में या किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो हमें यह मान लेना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट उस मटेरियल का नहीं बना है जिससे वो बना है, बल्कि वाटर का बना है। सो अगर वो ऑब्जेक्ट वाटर का बना होता तो उसका वेट जितना होता वही अपथ्रस्ट है। इसी बात को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में समझते हैं कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। उसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये स्फीयर उस मटेरियल का नहीं बनता जिससे ये बना है, बल्कि वाटर का बनता, तो ये कितने किलो का होता। जितने किलो का ये होता उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके अपथ्रस्ट लिखा जा सकता। वही मैंने किया है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी। ये अपथ्रस्ट है इस स्फीयर पे, और इस चेन पर लगने वाले अपथ्रस्ट को हम लिखेंगे चेन के वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी से। सो इसका वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, ध्यान दें, पहले मैं चेन का मास लिखूंगा। चेन का मास कुछ इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा अपॉन डेंसिटी हमें लेना पड़ेगा चेन के लिए, और चेन की डेंसिटी 7.85 टाइम्स दी गई है वाटर के कंपैरेटिवली, तो 7.85 रो लिख दे रहा हूं मैं इसकी जगह पे, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी, और ये जे कैप में होगा। सभी फोर्सेस का नेट सम जीरो वेक्टर होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। सो कुछ इस तरह से लॉ ऑफ फ्लोटेशन को लिखा जा सकता है इस सिस्टम के लिए, और अब इसे सॉल्व करके एक्स के वैल्यू को निकाला जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दें, सिमिलर टर्म्स को अगर मैं एक साथ पिक करूं तो ये टर्म और ये टर्म एक जैसे दिख रहे हैं, जबकि ये दोनों टर्म एक जैसे हैं। तो क्या बनेगा इनका कॉम्बिनेशन, ध्यान दें। अगर मैं जे वेक्टर के कोफिशिएंट्स दोनों ओर कंपेयर करूं, इसे जीरो जे कैप मानते हुए, तो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा v रो इंटू जी माइनस एम जी। ये मैंने सिमिलर टर्म एक साथ लिख दिए हैं जे के कोफिशिएंट के रूप में, और दूसरा टर्म जो मुझे मिलेगा वो होगा, ध्यान दें, वो होगा m अपॉन एल एच माइनस एक्स माइनस d/2 इंटू जी। डेंसिटी का टर्म कैंसिल हो सकता है इस टर्म से, और ब्रैकेट में होगा, इस टर्म को पहले लिखते हैं, ये प्लस में है तो ये होगा 1/7.85 माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ ध्यान दें, इसमें ये टर्म प्लस में मैंने लिख दिया है, ये माइनस में है। इस टर्म को पहले लिखा है, ये प्लस में है, और उसके बाद मैंने इस टर्म को लिखा है माइनस में,
और जे के लेफ्ट में ये कोफिशिएंट जो आया है इसको मैंने 0 से कंपेयर कर दिया है, जो कि राइट में जे का कोफिशिएंट है। अब इस टर्म को मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस चेंज होके 1 माइनस 1 अपॉन 7.85 बन जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन क्या होगी एक बार देखें, ये होगी वी रो माइनस एम जी कॉमन इक्वल टू एम अपॉन एल एच माइनस एक्स माइनस डी बाय 2 इंटू ग्रेविटी इंटू ये टर्म हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 7.85। यहां पर आप फिर ध्यान दें कि ये टर्म जब राइट साइड शिफ्ट होगा तो ये 1 और 1 अपॉन 7.85 के साइन चेंज हो जाएंगे और अब ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ग्रेविटी के टर्म को कैंसिल करके अगर मैं x के टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ लिख दूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा वी रो माइनस एम अपॉन स्मॉल एम एक ब्रैकेट इंटू एल न्यूमरेटर पे जाएगा। इसे आप सॉल्व कर पाएंगे ओरली, इसको ध्यान से देखें। 7.85 माइनस 1 6.85 अपॉन 7.85 बनेगा, जो कि इन्वर्ट करने पर 7.85 अपॉन 6.85 हो जाएगा और इसे हम इक्वेट करेंगे h माइनस एक्स माइनस डी बाई 2 से, यानी कुछ ऐसी वैल्यू आएगी h माइनस एक्स माइनस डी बाई 2 की। और अब इस टर्म को मैं कंप्लीटली सॉल्व करना चाहूंगा। आप ध्यान दें, मैं ये सब कैलकुलेशंस यहां से हटा रहा हूं, इस पर डिस्कशन हो चुका है। सो क्या बनेगी फाइनल वैल्यू समझें। वॉल्यूम का वैल्यू है 0.0141, एक बार फिर देख लेते हैं, यस यही है वैल्यू, इंटू डेंसिटी 1000 लिक्विड वाटर के लिए और मास गिवन है 10 kg इस स्फीयर का और स्मॉल एम का वैल्यू है 3 kg, 3 kg नहीं 3 मीटर है, माफ कीजिएगा, ये लेंथ है और मास है 9 kg। सो स्मॉल एम की वैल्यू को 9 kg अप्लाई किया जाएगा। लेंथ 3 मीटर है इंटू 7.85 अपॉन 6.85 इक्वल टू h माइनस एक्स माइनस डी बाय 2। और अब इसे फाइनल कैलकुलेट करना होगा। 3 जीरो इससे मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 14.1 माइनस 10 इट इज 4.1 अपॉन 3, क्योंकि इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इंटू इसे सिंप्लीफाई किया जाए अगर 5 से कैंसिल करके तो ये बनेगा 5 1 जा 5 5 जा 25 7 जा 35 और ये होगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 7 जा 25 इक्वल टू h माइनस एक्स माइनस डी बाय 2। ये h माइनस एक्स माइनस डी बाय 2 का वैल्यू हमें मिला है और इसे थोड़ा और अगर मैं सॉल्व करूं तो फाइनल आंसर क्या आएगा एक बार ध्यान दें। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, इस पर डिस्कशन हो चुका है। सो इसे मल्टीप्लाई करने पर अब मुझे फाइनल क्या मिलेगा देखें। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 41 7 जा, तो ये हो जाएगा 287। 287 में 7 प्लेस करके 28 कैरी आएगा और 41 5 जा 205, 205 में 28 कैरी जोड़ा 233, अब 23 कैरी आया है और 41 1 जा 41 और 23 ये हो जाएगा 64। सो 6.437 न्यूमरेटर आया है और डिनोमिनेटर सिंपल है, यह है 3 सत्ते 21 या 9 जो 11 और 4 यानी कि 4.11 और इसकी वैल्यू h माइनस एक्स माइनस डी बाई 2 के इक्वल है। अब इसे डिवाइड करके एक बार हम फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, देन x को निकाला जा सकेगा सिंपली। ये बनेगा कुछ इस तरह से, आप देखते रहें। 2327 रिमाइंडर आया है, 0 बढ़ाने पर पॉइंट और ये बनेगा 4 5 जा 20, तो ये होगा 5 0 जा 0 5 1 जा 5 1 जा 5 4 जा 20 और इसे सॉल्व करके ये आया है 2720 और एक 0 बढ़ा के ये अप्रोक्सीमेटली 7 माना जा सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने, वैसे 6 के बाद कोई नया नंबर आना चाहिए बट ठीक है, हम इसे 7 पर राउंड ऑफ कर दे रहे हैं। अब ये वैल्यू आ रही है 1.57 इक्वल टू h का वैल्यू 3 गिवन है, x हमें कैलकुलेट करना है और d बाई 2 हो जाएगा 0.3/2 यानी 0.15 और x का वैल्यू अल्टीमेटली मिलेगा 3 माइनस 1.57 माइनस 0.15 और ये होगा x इक्वल टू 3 माइनस 1.5 1.6 1.72, ये 1.72 होगा। एक बार फिर से देख लें, 7 और 5 12
और 5, 6, 7 और 1 और ये होगा फाइनली घटा के 1.28, यानी 1.28 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। चूंकि सारे ऑप्शंस डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिए गए हैं, तो 8 को हटा के मैं इसे लिख पाऊंगा 1.3 मीटर। सो 1.3 मीटर डेप्थ पे होना चाहिए स्फीयर के सेंटर को, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सो आप समझ सकते हैं कि 1.3 मीटर डेप्थ पर स्फीयर का सेंटर होगा, यानी चेन का कुछ पार्ट वर्टिकल कंडीशन में होगा और कुछ पार्ट बेड पे रेस्ट करेगा। कितना पार्ट वर्टिकल कंडीशन में होगा वो भी कैलकुलेट हो गया था। आप देखें h माइनस एक्स माइनस डी बाई 2 का वैल्यू 1.57 आया था, यानी 1.57 मीटर चेन वर्टिकल थी और रिमेनिंग 3 में से माइनस करके जितनी चेन बचेगी यानी 1.43 वो बेड पे रेस्ट करेगी। सो इस तरह से फ्लोटेशन के कंसेप्ट से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।